नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। आज मैं अपना दल के जो तमाम बागी पदाधिकारी आज एक मंच पे लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं अपना मोर्चा के तहत। आज उनसे हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ अपना मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक बृजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आगे क्या योजनाएं हैं, अपना मोर्चा को कैसे मजबूती प्रदान करेंगे, किन विचारों को लेकर के आगे चलेंगे। बृजेंद्र प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप बताइए। धन्यवाद बलिराम जी। आज यहाँ हम सब लोग जब बैठे हैं तो ये जो अपना मोर्चा है, ये मोर्चा वह मोर्चा है जिसमें 2017 से अपना दल बनाने वाले जो लोग शामिल हैं। इस मोर्चे में जब हमने अपना दल सोनेलाल 2017 में बनाया तो पार्टी के कार्यकर्ता को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। हम कार्यकर्ताओं ने यह दल खड़ा किया, अनुप्रिया पटेल जी को उसका चेहरा बनाया कि राजनीति में आकर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचें। हम सब ने ये लड़ाई 2017 में शुरू की। इसके पहले की लड़ाई की बात मैं नहीं जा रहा हूँ। 17 से कार्यकर्ताओं ने इनका आह्वान किया और कार्यकर्ताओं से इन्होंने रोज़ निवेदन किया कि हम माँ बेटी बहन में से जिनको चुनना है हमारे साथ, हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने स्वीकार किया और 10 साल, 17 से 10 साल के बीच का जो वाक़या है, 17 में जब हम सब एक थे तब बैठे थे इसी तरह। आज 10 साल बाद जब 27 आने को है तब हम सब लोग बैठे हैं। ये वही मूल अपना दल है जो 2017 में था। आज इसका नाम जरूर हमने अपना मोर्चा कहा है, लेकिन ये अपना मोर्चा ही अपना दल सोनेलाल है, अपना मोर्चा ही अपना दल बलिहारी पटेल है, अपना मोर्चा ही जन सरदार पार्टी है, अपना मोर्चा ही डॉक्टर सोनेलाल, इंजीनियर बलिहारी पटेल, चौधरी नरेंद्र सिंह और बिरादरी के तमाम सारे नेताओं के सपनों का दल है। ये कार्यकर्ता 20-22 साल जिस कारवां को आगे बढ़ाकर चले, वो आज अपना दल, अपना मोर्चा के रूप में सामने है। इसमें पार्टी छोड़कर गए 2017 में हमारे भाई और डॉक्टर सोनेलाल पटेल और बलिहारी पटेल जी के सिपाही श्री धर्मराज पटेल जी, जिन्होंने अपना दल बलिहारी पार्टी के नाम से पार्टी बनाई। ये चाहते तो घर में बैठ सकते थे, चाहते तो उनके दुर्लभ संधियों में समझौता कर सकते थे, लेन देन स्वीकार कर सकते थे, लेकिन ये सच्चे सिपाही थे। इन्होंने पार्टी बनाई और संघर्ष जारी रखा। नहीं, हमारा ये सवाल है कि ठीक है, लोग नाराज़ होते गए या किसी परिस्थितियों में पार्टी को छोड़ते गए, अलग अलग मंच बनाते गए। आज ये सारा मंच एकजुट हो गया है अपना मोर्चा के तहत। आगे पंचायत चुनाव भी है 26 में, 27 में विधानसभा चुनाव भी है। आप लोग भी सामाजिक न्याय की बातें करते हैं अलग अलग। अब सामाजिक न्याय की लड़ाई को कितना मजबूती से आप लोग उठाएंगे, इस पे आप। बलिराम जी, सामाजिक लड़ाई की बातें नहीं करते। हम सामाजिक लड़ाई का काम ही कर रहे थे। जिनको हमने इस काम के लिए लाए थे, उन्होंने मंदसौर में, भोपाल में जब किसानों पर गोली चार्ज हुआ, पटेल किसान मारे गए, तो नील रतन पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, दौरा हुआ था। उसके बाद तय हुआ था कि हम अमित शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व क्या कहेंगे, वो रिपोर्ट कहाँ है। प्रतापगढ़ में जब कुर्मियों के घर जलाए गए तो क्यों आखिरी में पिछड़ा वर्ग आयोग को दखल देना पड़ा, तब FIR उसमें आप गए थे, उस गांव में गए थे। हमारे सारे साथी थे। चाहते हैं कि आपके विचार, आपके सिद्धांत, आप तो वही बता रहा हूं। हमारे कोई सिद्धांत नहीं है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जो सिद्धांत थे, इंजीनियर बलिहारी पटेल के जो सिद्धांत थे, चौधरी नरेंद्र सिंह के जो सिद्धांत थे, उन्हीं को तो जी रहे थे। एक सवाल, पार्टी हैं। एक बात आपने कहा है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी और इंजीनियर बलिहारी पटेल की मौत की जांच कराने के लिए, इस पे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम तो लगातार मांग कर रहे हैं अनुप्रिया जी से, उनके पति से, सबसे मांग की। इन्होंने तो रैलियां भी की, बैठक की, करेंगे। अब अगर ये बात नहीं करते हैं, अब हम लोग खुद गृह मंत्री जी से मिलने का समय मांगेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि हम ही लोग सोनेलाल पटेल और इंजीनियर बलिहारी पटेल के लोग हैं, हमारी बात, हमारा निवेदन स्वीकार करिए और CBI जांच का आदेश दे दीजिए। किन किन विषयों पर अमित शाह जी से आप बात करेंगे, भाजपा शीर्ष नेतृत्व? पहले तो अपने नेता के हत्यारों को सामने लाने की बात करेंगे, और दूसरी बात कि आज हम लोग, कल हमने बैठक बुलाई है, अपने साथियों के साथ चर्चा करेंगे। अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम ही NDA के घटक हैं, हम ही अपना दल सोनेलाल हैं। ये अपना मोर्चा ही बागियों का मोर्चा न कहा जाए। हमारे साथ 9 से ज़्यादा विधायक हैं। आज से नहीं है, कोई अखबार ने ये लिख दिया कि संपर्क में है। संपर्क हमारा लगातार है। वो हमसे अपनी पीड़ा, अपने दुख, अपने साथियों से सब कहते रहते हैं। तो असली बात यह है कि अपना दल
अपना मोर्चा अब ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को तय करना है, यानी कि वो हम कार्यकर्ताओं के साथ चलेंगे। यानी हम मान कर चलेंगे जिस तरह से बिहार में चिराग पासवान अपने आप को पीएम मोदी का हनुमान कहते थे, वैसे ही भाजपा में पीएम मोदी के साथ उनके विचारों से, उनकी नीतियों के साथ आप लोग चलते रहेंगे। हमारे नेता, हमारे पुरखे इस देश में लगातार मांग करते रहे कि जातीय जनगणना हो, जी हुई। इस एक मुद्दे पर हम प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई कुर्मी चेहरा सरदार पटेल का वंशज कुर्सी पर बैठे। उसके लिए कांसीराम जी से लेकर अर्चक संघ के नेताओं से लेकर हमारे सब पुरखों ने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए शुचितापूर्ण जो भी समझौते हो सकते हैं कीजिए, राजनीतिक सत्ता की भागीदारी लीजिए। हम क्यों नहीं कहेंगे, हम क्यों नहीं कहेंगे कि हम एनडीए में हैं, और हम क्यों नहीं अरुण कुमार जी से मिलकर बात कहें। हमारे साथ हेमंत चौधरी जी भी हैं। आप पहले अपना दल में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं युवा मंच मोर्चा के। हेमंत जी, आपने कहा कि अपना दल के 9 विधायक आपके संपर्क में, क्या उनका कोई पत्र, कोई है, कोई सबूत है कि वो 9 विधायक आपके संपर्क में है? देखिए, पत्र और सबूत और नाम दे देंगे तो वो बेचारे आज वहाँ हैं, अभी शाम को निकाल दिए हैं। वक्त आने पे, मैं प्रेस वार्ता में भी बात कहा, वक्त आने पे दिल्ली से जिस दिन ग्रीन सिग्नल मिल गया उस दिन ये 9 विधायक टेक्निकल रूप से जिस दिन दिल्ली से सिग्नल मिल गया, हमें कुछ बाधाएं हैं, अभी हमको रुकने के लिए बोला गया है, और जिस दिन वो सिग्नल मिल गया वहाँ से, उस दिन वो 9 विधायकों को हम अपने यहाँ शामिल करा करके उनको अपना मोर्चा का साथी बना लेंगे। लेकिन बलराम जी, मुद्दा ये है कि विधायक आखिर में हमारे संपर्क में क्यों है, सबसे बड़ा सवाल है। विधायकों की जो पीड़ा है, सिर्फ विधायकों की नहीं, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी की पीड़ा वहाँ पे अपनी अलग अलग पीड़ा है। विधायकों की पीड़ा अलग है, उन्हें डर है, जिस तरीके से इनका इतिहास है, इतिहास में जाएंगे तो जितने विधायक इनके होते हैं, इक्के दुक्के को टिकट देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो कहीं ना कहीं डर उनके मन में बैठा हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा डर ये है कि कोई भी विधायक वहाँ पे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहा है। एक तरीके से वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस समय उत्तर प्रदेश में भाजपा की 4 सहयोगी पार्टियां हैं। अब एक 5वीं अपना मोर्चा भी आ गया भाजपा की सहयोगी पार्टी के तौर पर। अध्यक्ष जी कह सकते हैं ना, संयोजक जी? 5 में नहीं है, संख्या कितनी बताई आपने? 4 इस समय सहयोगी पार्टियां भाजपा के साथ। 4 में से एक यहाँ बैठी। ओके, अभी तो चौथी है भाई, 5वीं का यहाँ कोई वही नहीं है। आप देखिए, मेरा एक सवाल और है। हाँ, पूछिए। दलित पिछड़ों के लिए आप लोगों का क्या रोड मैप है? उनके उत्थान के लिए, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास के लिए आप लोग क्या करेंगे? संविधान में लिखा है कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, और अब ये जो हमारे नए जिनको जेंडर रिकग्निशन मिली हुई है, 3rd जेंडर जिनको कहा गया, सबके लिए संविधान में लिखा है। कहीं कुछ अलग नहीं। हम 20 साल से शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं। विशेष आपके लिए कोई विशेष प्लानिंग हो, स्पेशल आपने कुछ अलग से उनके लिए कुछ जो किया है, हम ही ने जो किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है, कुछ अलग नहीं है। हम कोई चटपटी बात कहने की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा क्या नया है जो संविधान के बाहर का है। हम ये झूठ नहीं बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ, पिछले 10 सालों में, 15 सालों में प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ है। हमने पहले दिन से, आपके सवाल में पहुंच गया, हमने पहले दिन से, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमसे यह कहा था कि अभी ये नहीं पूछना कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना है कि नहीं देना, वहाँ तो देना ही देना है। सांस्कृतिक क्षेत्र में आरक्षण चाहिए। लिस्ट निकालो कि पद्मश्री कितने लोगों को दिया, हमारे दलितों और पिछड़ों को। लिस्ट निकालो कि फिल्म फेयर अवार्ड कितने दिए, साहित्य अकेडमी का अवार्ड कितने दिए, रेल के जितने सरकारी अवार्ड लेखकों को देते हो कितने दिए। सांस्कृतिक आरक्षण की बात हम इस देश में करेंगे। हम ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। आदरणीय रामविलास पासवान जी तो करते थे, उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक आरक्षण चाहिए। पद्मश्री कितना लिखा है? ये अमिताभ बच्चन प्राइवेट लिमिटेड, ये जो फिल्मों में काम करते हैं, पिछड़ा समाज के कितने लोग वहाँ फिल्मों में काम करते हैं। सरकार के पैसे से, सरकार के संसाधनों से फिल्में बनती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि हम फिल्म पार्क बना रहे हैं, यानी आउटसोर्सिंग के अलावा आप सांस्कृतिक आरक्षण पे भी जोर देंगे? आउटसोर्सिंग तो दलाली का एक अड्डा है जिसमें आरक्षण से ज़्यादा तो
रुपया कमाने की तरीका है, हम उस पर जा ही नहीं रहे हैं। निजीकरण विजीकरण तो आरक्षण चाहिए ही। हमारी लड़ाई सांस्कृतिक आरक्षण की है। नहीं, लेकिन जिस तरह से तेज़ी से आउटसोर्सिंग हो रहा है तो दलित पिछड़े बच्चे कहाँ जाएंगे? आउटसोर्सिंग में अगर उनको रखा भी जाता है तो मुट्ठी भर रखे जाते होंगे। देखिए, पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। लोकसभा में जो हमारे साथी हैं उनको बहुत तेज़ी के साथ ये बात करनी पड़ेगी कि नहीं, जो नदियों की सफाई को लेकर के आप बहुत अच्छा काम किए हैं। पांडु नदी को आपने पुनर्जीवित किया कानपुर में, तो आप तो सामाजिक और एक जन जागरण वाले व्यक्तित्व रहे हैं। कन्नौज से काशी तक हमने छोटी नदियों का 600 किलोमीटर का बनाया है, सफाई की है। और उस 600 किलोमीटर में आपका कुर्मी का शेर चमार रहता है। वहाँ का पानी ठीक नहीं, वहाँ का तालाब ठीक नहीं, 250 फीट नीचे से पानी निकालना पड़ता है। सड़क पे उसमें जो जमा रहती काई, बार बार पंपिंग सेट बंद करना पड़ता है। तो 3,000 से लेकर 3 लाख रुपया तक हमको हमारे किसान को बोरिंग का पैसा देना पड़ता है। फतेहपुर में जहाँ से जय कुमार सिंह जय की विधायक हैं, वहाँ 50 बीघा ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन की मिर्ची हर साल खराब हो जाती है नाले के पानी से। तो सांस्कृतिक आरक्षण, आउटसोर्सिंग पे आपका क्या रहेगा? आप आउटसोर्सिंग से ऊपर उठिए। संविदा पे क्या रहेगा? संविदा और आउटसोर्सिंग एक ही चीज़ है। जितनी भी सरकार के फंड से योजनाएं हैं, सरकार की नौकरी हो, सरकार से फैक्ट्री हो, सरकार जहां 10 पैसा लगाती है वहां आरक्षण चाहिए। थैंक यू।